हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। नीतीश कुमार। आज हम आपको 6 क्लास के साइंस पे डिस्कस करेंगे। हम लोग 6 क्लास का जो हम लोग का साइंस का बुक है, इसका 6 का तीसरा चैप्टर होगा हम लोगों का। हम लोगों ने अभी बहुत हाल ही में इसका लेटेस्ट जो इससे पहले का जो था सेशन, वो आपको 7th क्लास का हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था ये, और मैं 6 क्लास का फिर साइंस में जा रहा हूँ। फिर इसका 2 सेशन मैंने पहले कर चुका हूँ, ये तीसरा सेशन होगा, ये तीसरा चैप्टर होगा हमारा 6 क्लास का साइंस का। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि कृपया लोग इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसे ज़रूर प्यार दीजिए। आप लोग यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग इसको प्यार देते रहेंगे। और आगामी अगर बात करेंगे हम कि इसका जो इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, तो आगामी जो आप बीपीएससी टीचर जो सेकेंड फेज है, उसमें 6 to 8 को लेकर भी बहुत ही बेनिफिट उसमें आपको होगा। बेनिफिट क्या अगर देखा जाए तो सिलेबस ही यही है। अगर आप लोग का मान लीजिए जिनका साइंस होगा 6 to 8 में, ये उनके लिए बेहतर होगा। या मान लिया जाए आगामी आप अगर 70वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर हो साबित होने वाला है। उनके लिए भी ये बेहतर साबित होगा। और यूपीएससी जो देंगे नेक्स्ट, यूपीएससी 2024 वाले, उनके लिए भी बेहतर होगा। खास ये साइंस के एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि बेस तैयार होता है यहाँ से। आपका एनसीईआरटी एक बेस बुक है, बेसिक, यहाँ से आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होगा आपको। इसी पे आप आगे क्या कहते हैं अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं जी। और आजकल जो भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। खासकर बीपीएससी टीचर में तो और भी बेहतर होगा उसके लिए। इसलिए जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो कि आगामी आपको 19-20 अक्टूबर देखने मिलेगा, 70,000 वैकेंसी टोटल वैकेंसी आने जा रही है वो। तो इसके लिए भी हम लोग का तैयारी है। खास करके आपका हिस्ट्री आर्ट्स सब्जेक्ट का ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगे। आपको जिनको ज्वाइन करना होगा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे होगा, तो उस पर भी अब या मैंने यहाँ भी मैं व्हाट्सएप नंबर में या व्हाट्सएप कॉलिंग आपको दे देता हूँ। कृपया इस वीडियो को शुरू से लाते देखेंगे, और जिनको कोई भी क्वेरी होगा तो इसलिए आप कॉल कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल दोनों भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैं बहुत जल्द ही इसका टेस्ट सीरीज में अवेलेबल कराऊंगा आपको अपने जो अपने एप्लीकेशन है उस पर, तो बहुत जल्द। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, प्यार अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्यार। और आप लोग दे, इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होती है। इसलिए कि हमें, चलिए आज का जो सेशन है हमारा तीसरा चैप्टर जो एनसीईआरटी 6 क्लास का है, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। चलिए, तीसरा चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, तंतु धागों में दिखाई देने वाली लड़ियाँ अनेक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, तंतु कहते हैं। चित्र में ये जिसे दिखाया गया है। ठीक है, कुछ पादप जंतु है, ये तंतु है। रुई के बारे में दिखाया जा रहा है, तंतु से वस्त्र तक। मतलब क्या है कि रुई या कपास का कोई पेड़, मतलब रुई या कपास का कोई पेड़ नहीं, बल्कि पौधा या झाड़ी होती है, जैसे कि फलों से हमें कपास या रुई मिलती है। बीज उन्हें काकड़ा का यहाँ राजस्थान में रहते हैं। पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक खुराक होता है। इसका तेल भी निकाला जाता है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। कपास की फसल, काली मृदा और जलवायु उसमें में होता है जी। कपास की फसल, जब हम रुई को खींच कर अलग करते हैं तो इसके किनारे पर क्या होता है, छोटी छोटी पतली लड़ियाँ दिखाई देती है, जो कपास तंतु से बना होता है। कपास का जो पौधा है वो उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु में गर्म होती है। भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में होता है। कपाल गोलक कपास पादप के फूल अच्छे तरीके से परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, और इसके बाद हम कपास तंतुओं से ढके बिनौलों को देख सकते हैं। फिर इन कपास बोलों से कपास को हाथ द्वारा चुना जाता है। इसके बाद बीजों को कंकतन अलग किया जाता है। आगे बात करेंगे, बीजों के कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है, कपास ओटना। अब जूट क्या है, तो पटसन जो है पौधे के तने से पटसन तंतु को प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। पटसन क्या है, तो पटसन या पादप या पटसन की फसल को मुख्य रूप से पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। कटाई के बाद इसके तनों को कुछ दिनों तक पानी में भिगो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और फिर तनों को हाथों द्वारा पटसन तंतुओं से अलग कर दिया जाता है। ये चीज़ हो गया चाहिए तंतुओं से वस्त्र तक। जो है तंतु जो पादपों और जंतुओं से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे सूती और जूट के तंतु हम पादपों से प्राप्त होते हैं। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पादप से प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए कि आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग इस हमारे
चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और जितना हो सके आप लोग शेयर करने का जरूर प्रयास करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होती है और आप लोगों से यही प्यार हम चाहते हैं जी। चलिए, जबकि ऊन और रेशम हमें क्या होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ और बकरी से काटित ऊन से प्राप्त होता है। ऊन खरगोश या को ऊँटों के बालों से भी प्राप्त की जा सकती है। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पदार्थों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन, रेशम और ऊन, रेशम। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होता है। रेशमी जंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त नहीं होता है, जैसे तंतु का निर्माण मानव द्वारा होता है, उसे संश्लिष्ट या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण नायलॉन और एक्रिलिक और पॉलिएस्टर। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। आगे है कि वस्त्र। वस्त्र क्या है, तो तागों या धागों को मिलाकर ही वस्त्र का निर्माण होता है। पोशाक वस्त्र से बनते हैं, वस्त्र धागे से बनता है और धागा तंतु से बनता है। और वस्त्र को कपड़ा या पोशाक भी कहा जाता है। वस्त्र का उपयोग क्या रहता है, तो पोशाक बनाने के साथ ही साथ बेडशीट, बैग, डोर मैट, कंबल, स्वेटर, मफलर और बोरा, गनी बैग आदि तथा कई अनगिनत वस्तुओं बनाने में भी किया जाता है। एक प्रकार के रिवेयर ऐसे होते हैं और यह तागे या धागे से बनाए जाते हैं। सूती धागे की कताई क्या है, तो कताई जो है रेशों तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के रेशे के एक सिरे से खींच कर उठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और रुई से धागा बन जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तकली। तकली क्या है, तो कताई करने के लिए साधारण हमें हाथ तकुआ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तकली जो है सूत काटने का एक प्रकार का छोटा सा यंत्र होता है, जिसमें पीतल के चक्के में छोटा सा सूजा लगा रहता है। अथवा क्या होता है, लकड़ी का लट्टू भी होता है। क्या होता है, तो एक लकड़ी का, इसको लट्टू भी कहते हैं। तकली से रुई के सारे सूत काटते हैं, जिससे सूती धागा बनता है। अधिक मात्रा में सूत काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चरखे का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी का है चरखा था। तो तकली क्या है, से सूत काटना पहले बच्चों के पाठशाला के पाठ्यक्रम में भी सिखाया जाता था। पहले बच्चों पढ़ते थे, उनको पाठशाला में भी ये चीज़ें सिखाई जाती थी। सूत जो है काटकर महीन से महीन धागा बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, जिसमें प्रतियोगिता को प्रमाण पत्र और प्रतिशत दिए जाते थे। आगे है हाथ से कताई के लिए उपयोग होने वाले साधन युक्ति है चरखा। चरखा क्या है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, अभी जस्ट मैंने बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के दौरान किया था। उन्होंने हाथ से बने वस्त्रों को या मतलब खादी को प्रोत्साहित किया और ब्रिटेन से आयोजित कपड़ों को बहिष्कार पर जोड़ दिया है। इसी के परिणाम स्वरूप खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग नामक संगठन का भी निर्माण किया है। आगे है ताके से वस्त्र तक, मतलब ताके से वस्त्र बनाने की दो मुख्य विधियां बुनाई या बंधाई है। विधियां बुनाई और बंधाई। बुनाई से तात्पर्य एक ही गोले से दो फंदे के आपस में गूंथकर वस्त्र बनाए जाने हैं, अर्थात एक ही धागे फंदे बनाकर उन्हें आपस में गूंथकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह प्रक्रिया बुनाई जो है कहते हैं। और क्या कहते हैं, तो वस्त्रों की बुनाई जो है करघों के द्वारा कहता है। करघे को प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। ठीक है, बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। यह वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है, प्राचीन काल में लोग शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जीव जंतुओं की चमड़ी आदि का उपयोग करते थे। इसके बाद लोगों ने पतली पतली टहनियाँ और घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाना सीखा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। उन्होंने लताओं, जंतुओं की ऊन, बालों आदि को आपस में ऐठन देकर जो है सो लंबी लंबी लड़ियाँ बनाना सीखा, जिसको बुनकर वस्त्र तैयार हुआ। ठीक है, फ्लैक्स क्या है, तो फ्लैक्स यह एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन काल में मिस्र में वस्त्रों के निर्माण के लिए रुई तथा फ्लैक्स की खेती नली नदी के आसपास के क्षेत्रों में की जाती थी। बाद में लोगों ने सिलाई करके वस्त्रों का निर्माण करना सीखा और समय के साथ हमारे वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में विविधता आने लगी। ठीक है, आगे चलें। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है कि क्या निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। इसमें नायलॉन संश्लेषित है, ऊन प्राकृतिक है, रुई प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक, पॉलिएस्टर संश्लेषित है और पटसन भी प्राकृतिक है। नीचे दिए कथन सत्य ये है आपको। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है तो बताया भी। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं का नाम नारियल की रस्सी, नारियल का पैदान। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया का स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अगर देखा जाए तो आप लोगों को आज 6 क्लास का साइंस का तीसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि आप जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करेंगे। जो आगामी जो हमारा टीचर का फेज 2 आने वाला वैकेंसी है, इसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। ये तो हम लोगों ने ये अगर देखा है उसमें 6 to 8 के लिए है, आगे हम लोग 8 to 10 के लिए भी करेंगे, फिर आपको 11 to 12 के लिए भी किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि आप जितना हो सके आप प्यार दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले जो नोटिफिकेशन वो आसानी से प्राप्त हो सके। हो सकता है मैं 1-2 अभी चलेगा चीज़ें, हो सकता है 8, 9, 10 में एंगेज रहूँगा, हो सकता है 8, 9, 10, 11 को फिर ये तीनों दिन सेशन नहीं आएगा, 11 को शाम में आएगा, हो सकता है उससे पहले फिर आ जाए कल परसों, ठीक है, कल परसों 2 दिन, लेकिन आपको ये 11 को ये 3 दिन नहीं आएगा। मैं अपने निजी कामों से मैं व्यस्तता में रहूँगा, तो उससे हो सकता है ना बने सेशन, इसलिए मैं पहले बोल दिया। इसलिए कि आप लोगों से गुजारिश है कि इसलिए जितना हो सके आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, प्रयास करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले जो भी हम लोग सेशन करेंगे वो अच्छे और अच्छे टॉपिक पर भी लेके आएंगे चीज़ें, ताकि आप लोग को अच्छा लगे, सिलेबस से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज यहीं पे विराम लेते हैं, ताकि आप लोग और आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग इसको कृपया शेयर अपना समझते हैं उसको शेयर सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।